नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने आज तक कई घोटालों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इतिहास में अब तक का सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे। और इस स्कैम को किसी नेता या बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि रेलवे स्टेशन पर फ्रूट का एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति ने अंजाम दिया था। और इस आदमी का नाम था अब्दुल करीम तेलगी, जिसका जन्म 29 जुलाई 1961 में कर्नाटका के बेलगाम में हुआ था। आखिर कौन था अब्दुल करीम तेलगी और इसने आखिर कैसे भारत के इतिहास का सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया था, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले में से एक स्टैम्प पेपर स्कैम घोटाले के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें सपोर्ट जरूर करें। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 में कर्नाटका के बेलगांव में हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिस वजह से उनके घर के हालात ठीक ठाक ही थे। लेकिन जब तेलगी 8 साल का हुआ तो उसके पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई और घर का बड़ा होने की वजह से घर की जिम्मेदारी अब अब्दुल करीम तेलगी पे आ गई। जिसके बाद अब ये अपने घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पे फ्रूट का ठेला लगाने लगा। और काम के साथ साथ ही अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इसी तरह उसने बीकॉम तक अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद उसने कई कंपनीज में जॉब भी करी, लेकिन उसका जॉब में दिल नहीं लगा और उसने जॉब छोड़ दी। अब उसने देखा उसके कई दोस्त बाहर कंट्री जाके नौकरी कर रहे थे और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने भी बाहर जाने का फैसला किया और वह सऊदी अरब चला गया, जहाँ उसने 7 साल तक नौकरी की और अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। अब अब्दुल करीम तेलगी 7 साल बाद एक बार फिर से भारत वापस आ गया और मुंबई में रहने लगा और अपना बिजनेस खोलने के बारे में सोचने लगा। इसी दौरान उसने देखा बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए पहाड़ी देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन पेपर्स में प्रॉब्लम्स होने की वजह से या फिर पासपोर्ट न बन पाने की वजह से नहीं जा पाते। इसके बाद इसने एक फर्जी कंपनी खोली, जिसमें ये लोगों को फर्जी पासपोर्ट बना के देता था और कुछ टाइम तक इसका ये काम यूं ही चलता रहा। अब इसने लोगों को फर्जी वीजा तक बना के देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में पता चल गया और 1991 में पहली बार अब्दुल करीम तेलगी फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म में जेल गया और यहीं से उसकी किस्मत पलट गई। जिसके बाद उसने अंजाम दिया देश के सबसे बड़े घोटाले स्टैम्प पेपर स्कैम को। जेल में उसकी मुलाकात पहले से ही जेल में बंद राम रतन सोनी से हुई, जो कोलकाता में फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने का काम करता था। इन दोनों के एक ही सेल में होने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जहां राम रतन सैनी ने अब्दुल करीम तेलगी को बताया कि आजकल हर्षद मेहता स्कैम की वजह से मार्केट में स्टैम्प पेपर की काफी कमी चल रही है और काम में पकड़े जाने का ज्यादा डर भी नहीं है। और यही बात अब्दुल करीम तेलगी के दिमाग में बैठ गई, जिसके बाद राम रतन सोनी ने इस काम की सारी जानकारी अब्दुल करीम तेलगी को दी। और फिर अपनी सजा पूरी करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी जैसे ही जेल से बाहर आया, उसने ये काम करना शुरू कर दिया, मगर अपने लिए नहीं, राम रतन सैनी के लिए। अब वो कुछ टाइम तक इस काम की बारीकियों को सीखने के लिए जेल से बाहर आने के बाद राम रतन सैनी के लिए फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने का काम करता है। और कुछ टाइम राम रतन सैनी के साथ काम करने के बाद जब वो इन सब कामों की बारीकियों को सीख जाता है, तो वो स्टैम्प पेपर बेचने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। अब लाइसेंस मिलने के बाद उसे स्टैम्प पेपर छापने के लिए मशीन की जरूरत थी, जो उसे बाहर से मिल पाना नामुमकिन था। और फिर उसने पता लगाना शुरू किया कि स्टैम्प पेपर छापने की मशीन कैसे मिल सकती है। और अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चला भारत सरकार की स्टैम्प पेपर छापने की जो फैक्ट्री है, उसमें जब मशीनें खराब हो जाती हैं तो सरकार उसे नीलाम कर देती है। अब अब्दुल करीम तेलगी इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पहुंचता है और नीलामी की डेट और उसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी लेता है। और फिर नीलामी में अब्दुल करीम तेलगी खराब हुई सब मशीनों को सबसे हाई बिड लगा के खरीद लेता है। उसके बाद वो इन सब मशीनों को चोरी छुपे ठीक करवाता है और फिर स्टैम्प पेपर छापने के लिए बाकी जरूरी सामान जैसे कि पेपर, इंक, इन सब चीजों का भी इंतजाम करता है। और उसके बाद वो स्टैम्प पेपर छापना
शुरू कर देता है और अब वो अपने नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ मिक्स करके बेचना शुरू कर देता है। अब वो धीरे धीरे नकली स्टैम्प पेपर छापने की क्वांटिटी को बढ़ाता गया और उसने नकली स्टैम्प पेपर छापने काफी बड़ी यूनिट भी लगा ली और अब वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई करने लगा। उसने बाकायदा अपने स्टैम्प पेपर बेचने के लिए एक मार्केटिंग की टीम भी बनाई, जिसमें उसने MBA किए हुए 500 लोगों को जॉब पे भी रखा और उनका काम था हर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में जाके उनसे बात करना और अपने स्टैम्प पेपर बेचना। अब्दुल करीम तेलगी इतनी सफाई से नकली स्टैम्प पेपर छापता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये नकली स्टैम्प पेपर है। उधर अब भारत सरकार अपनी खराब हुई जितनी भी स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीनों को बेचती, उन सब मशीनों को अब्दुल करीम तेलगी सबसे हाई बिड लगा के खरीद लेता और उन्हें चोरी छुपे फिर से ठीक करवा लेता। अब अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसका नकली स्टैम्प पेपर लगभग हर शहर के हर ऑफिस तक, हर तहसील, हर कोर्ट में बिकने लगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब उसने अपना दिमाग लगाते हुए सरकार के छपने वाले असली स्टैम्प पेपर्स को अपना पैसों का इस्तेमाल करते हुए उन जगहों पे डिलीवर करवाना शुरू कर दिया जहाँ पे जरूरत ही नहीं थी और 3-3, 4-4 महीने उन्हीं गलत एड्रेसेस पे उन्हें पड़े रहने दिया ताकि मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज हो जाए, जिससे उसके स्टैम्प पेपर की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही सरकार के स्टैम्प पेपर मार्केट से शॉर्ट हुए, इसके स्टैम्प पेपर्स की डिमांड काफी बढ़ गई और अब इसने पूरे भारत के स्टैम्प पेपर की मार्केट पे अपना कब्जा कर लिया और अब इसकी भनक सरकार में बैठे कई अफसरों को भी लग चुकी थी। मगर अब्दुल करीम तेलगी पे अब इतना पैसा था कि उसने पैसों के दम पर सभी अफसरों का मुंह बंद कर दिया था। मगर कहते हैं ना, हर बुराई का अंत जरूर होता है और ऐसा ही कुछ हुआ अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी। नवंबर 2001 में बैंगलोर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 11 अगस्त 2000 को चेकिंग के दौरान पुलिस को एक ट्रक मिला जिसमें स्टैम्प पेपर भरे हुए थे। पुलिस वालों ने उस ट्रक ड्राइवर से उस स्टैम्प पेपर से जुड़े कागज मांगे, लेकिन ड्राइवर जरूरी पेपर्स नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने स्टैम्प पेपर को देखते हुए इस ट्रक को सील कर दिया। शुरू में पुलिस को लगा ये चोरी के स्टैम्प पेपर्स होंगे, इन्हें कुछ लोग चुरा के ले जा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को समझ आने लगा यह मामला हमारी सोच से काफी बड़ा है, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एक स्पेशल SIT टीम बनाई गई। अब एक एक करके सबके नाम सामने आने लगे और गिरफ्तारियां भी होने लगी और इसी बात का पता जैसे ही अब्दुल करीम तेलगी को लगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो अंडरग्राउंड हो गया और अगले 1 साल 2 महीने तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन नवंबर 2001 को पुलिस को अपने एक मुखबिर से जानकारी मिली कि अब्दुल करीम तेलगी राजस्थान के अजमेर शरीफ पे जा रहा है जियालत के लिए। अब पुलिस अपना जाल बिछाती है और उसके आने का इंतजार करती है। अब वो जैसे ही अजमेर शरीफ पहुंचता है पुलिस उसे पहचान जाती है और पुलिस अफसर उसे जैसे ही अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त पुलिस का एक दूसरा साथी अपने अफसर को कहता है उसे पकड़ने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए अजमेर शरीफ की जगह है, कहीं ऐसा ना हो हम किसी गलत आदमी को पकड़ ले और दिक्कत हो जाए। इस पे अफसर रुक के थोड़ा सोचता है और अब्दुल करीम तेलगी को पीछे से लाला के नाम से आवाज देता है और जैसे ही अब्दुल करीम तेलगी पीछे मुड़ के देखता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके मुंबई लेके आती है, जहां उस पे पहले से ही कई और फ्रॉड के केसेस भी रजिस्टर्ड थे। अब पुलिस अब्दुल करीम तेलगी से जैसे जैसे पूछताछ करना शुरू करती है वैसे वैसे हैरान कर देने वाले खुलासे होने शुरू होते हैं और पुलिस वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। दरअसल पूछताछ के दौरान अब्दुल करीम तेलगी ने पुलिस को बताया कि वो ये नकली स्टैम्प पेपर बेचने का काम 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से कर रहा है। उसने आगे पुलिस को बताया मैंने ये काम 1992 में राम रतन सोनी के साथ मिलकर शुरू किया था। उसके बाद मैंने स्टैम्प पेपर बेचने के लिए सरकार से स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस लिया ताकि मैं असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर मिला के बेच सकूं और किसी को मेरे पे शक ना हो। उसके बाद मैंने स्टैम्प पेपर छापने वाली खराब मशीनें नीलामी से खरीदी और उन्हें ठीक करवा के मैं स्टैम्प पेपर छापने लगा। पुलिस ने जब उससे राम रतन सोनी के बारे में पूछा तो उसने बताया 1994 में हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके बाद हम दोनों अलग हो गए और उसके बाद मैं अकेला ही इस बिजनेस को चलाने लगा। अब इसी तरह करते करते अब्दुल करीम तेलगी की पुलिस कस्टडी का टाइम खत्म हो गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मगर अपनी कस्टडी के दौरान उसने पुलिस की जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया और जेल जाने के बाद भी वो जेल से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। वहीं जब उसने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट करवाने की परमिशन मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उसके नार्को टेस्ट करवाने की परमिशन दे दी और फिर उसका हैदराबाद में नार्को टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें अब्दुल करीम कई बड़े नेता, ऑफिसर्स और सरकार में बैठे कई बड़े
बड़े मंत्रियों और पुलिस अफसर जैसे कई बड़ी हस्तियों के नाम लेता है और वो जैसे ही नार्को टेस्ट में इन सब बड़े बड़े लोगों के नाम लेता है, सरकार इस केस को SIT से लेकर CBI को सौंप देती है और फिर इस केस की रफ्तार सुस्त पड़ गई और पूरा केस अब अब्दुल करीम तेलगी के आसपास ही घूमता रहा और उसने जितने भी बड़े बड़े राजनेताओं के नाम लिए थे उन्हें बाद में जांच से ये कह के बाहर कर दिया गया कि इनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि तेलगी का बिजनेस 27 स्टेटों के लगभग हर शहर में फैला हुआ था। देश के 20 शहरों में अब्दुल करीम के 70 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का पता चला। इसके साथ ही पूरे देश में 200 से भी ज्यादा उसके बैंक अकाउंट थे जिसमें कई करोड़ों रुपए जमा थे। CBI ने अपनी जांच में बताया कि यह पूरा घोटाला 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, मगर ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है कि यह घोटाला 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का था। बल्कि कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि CBI कभी भी इस पूरे घोटाले का आकलन कर ही नहीं पाई। उसके बाद साल 2007 में अब्दुल करीम तेलगी को पूरे 30 साल की सजा सुनाई गई और अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना पूरा 202 करोड़ रुपए लगाया गया। इसके साथ बाकी 6 आरोपियों को भी 6-6 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इसे बेंगलोर की जेल में ही रखा गया और जेल में रहते हुए ही 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से डेथ हो गई। लेकिन तेलगी के वकील ने यह आरोप लगाया कि इस केस में काफी बड़े बड़े रसूख वाले लोग शामिल थे, इसलिए उसे कस्टडी के दौरान ही जानबूझ के एड्स वाली सुई लगाई गई, जिस वजह से उसे एड्स हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं SIT ने कोर्ट में कहा कि जब हमने उसे 2001 में अरेस्ट किया था और उसका मेडिकल करवाया था, उसी वक्त मेडिकल रिपोर्ट में उसके एड्स की पुष्टि हो गई थी। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि अब्दुल करीम तेलगी ने इस पूरे स्कैम को कैसे अंजाम दिया, मगर क्या आप जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी की कितनी दौलत है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे केस की छानबीन के दौरान एजेंसियां 100 करोड़ रुपए भी रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि एजेंसियां कभी भी अब्दुल करीम तेलगी के पैसे तक पहुंच ही नहीं पाई। अब्दुल करीम तेलगी पे इतना पैसा था कि उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था कि उसके पास कितना पैसा है और ये बात उसने खुद जांच के दौरान पुलिस को कई बार कही। आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो अपने पैसों को बोरियों में भर के रखता था और इसी वजह से वो कभी भी अपने पैसों को गिन ही नहीं पाया। लोग अपने पैसों को गड्डियां बना के गिनते हैं, मगर अब्दुल करीम तेलगी अपने पैसों को बोरियों के हिसाब से गिनता था और ये सब उसने खुद पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था। अब्दुल करीम तेलगी के पास कितना पैसा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसके साथ जो 6 आरोपी पकड़े गए थे उसमें से 2 पुलिस वाले भी थे। एक पुलिस में हवलदार था और दूसरा इंस्पेक्टर। SIT ने जब जांच के दौरान हवलदार के घर पे छापा मारा तो 9,000 रुपए महीना कमाने वाले एक छोटे से हवलदार के घर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश मिला था और वहीं इंस्पेक्टर के घर छापा मारने पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। अब आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जब मामूली से हवलदार और इंस्पेक्टर के घर पे 100-200 करोड़ रुपए मिले थे तो खुद अब्दुल करीम तेलगी पे कितना पैसा होगा। अब्दुल करीम तेलगी से जुड़ा हुआ ऑन रिकॉर्ड एक वाकया यह भी है कि अब्दुल करीम तेलगी को अयाशी का बहुत शौक था, जिस वजह से वो रोज रात को डांस बार जाया करता था। एक रात वो डीपा डांस बार पहुंचा जहां उसकी नजर तरन्नुम खान नाम की एक बार डांसर पे पड़ी और वो उसे देख के इस कदर उस पे फिदा हो गया कि उसने उस एक रात के कुछ घंटों में ही उस बार डांसर पर 93 लाख रुपए लुटा दिए। सोच के देखिए जरा, आज के टाइम में भी लोग अपनी पूरी जिंदगी में काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना अब्दुल करीम तेलगी ने एक रात के कुछ घंटों में ही उस पे उड़ा दिए थे। कहा जाता है कि उस रात के बाद पूरे मुंबई में तरन्नुम खान सबसे अमीर बार डांसर बन गई थी। अब्दुल करीम तेलगी ने शादी भी की थी जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं 2017 में उसके मरने के बाद 2018 में कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया, मगर इस पूरे केस के दौरान मजे की बात यह रही कि अब्दुल करीम तेलगी और उसके 6 साथियों को छोड़ के इस इतने बड़े घोटाले में और कौन कौन शामिल था यह बात आज तक निकल के सामने नहीं आ पाई। अब्दुल करीम तेलगी ने इन 8 सालों में जो बेतहाशा दौलत कमाई थी वो सारी दौलत कहाँ गई है आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उसने इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए जो इतने सारे स्टैम्प पेपर छापे थे, आखिर वो कहाँ पे छापे थे इसका पता भी आज तक कोई एजेंसी नहीं लगा पाई। वहीं कोर्ट ने 1992 से लेके साल 2000 तक जितनी भी काम नकली स्टैम्प पेपर पे हुए थे उन सब नकली स्टैम्प पेपर को भी असली मान्यता दे दी, क्योंकि इसमें दिक्कत ये खड़ी हो गई थी कि 1992 से लेके 2000 के बीच जो नकली स्टैम्प पेपर पे काम हुए थे अब उन्हें पहचाना कैसे जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कोर्ट ने साल 2007 में नकली
नकली स्टैम्प पेपर को भी असली की मान्यता दे दी। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह इतना बड़ा स्टैम्प पेपर स्कैम अब्दुल करीम तेलगी ने अकेले ही अंजाम दिया होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।